बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 7 बजे चाय की चुस्कियों के साथ इस 20 मिनट शो में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। रोजाना सुबह 7 बजे संडे को छोड़कर मैं आप सभी से मिलता हूं और 4 सवालों के साथ 40 बातों पर चर्चा करता हूं। ऐसी 40 बातें जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं, रेलिवेंट हैं और आने वाले एग्जाम में संभावित हो सकती हैं। आई होप आप सभी इस चर्चा सत्र को एंजॉय करते होंगे। तो यदि आप यूपी पीसीएस प्री की तैयारी करते हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, वीयू की तैयारी करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखना है और अपने दोस्तों के मध्य शेयर भी करना है। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जिसमें पहला स्टेटमेंट है संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा या लोक खाता। देयर आर 3 मेजर फंड्स इन इंडिया। ये 3 प्रकार की प्रमुख निधियां भारत देश में हैं। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट फंड। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ है कि संचित निधि से कोई भी धन बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाला जाता। नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो थोड़ा सा तीनों निधियों के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए तीनों निधियों के बारे में। कई बार पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन एक बार फिर से सारी चीजें मैं आपके समक्ष रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की निधियां आपको भारत देश में देखने को मिलेगी। एक तो कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। भारत की संचित निधि की बात हो रही है, राज्यों में ही ऐसे होती है राज्य की संचित निधि। जो भी पैसा भारत सरकार को टैक्स से, नॉन टैक्स से या बोरोइंग से, कर, गैर कर या उधार से जो भी फंड मिलता है सब संचित निधि में जाता है। तो खर्च भी यहीं से होता होगा, 100% यहीं से खर्च भी होता है। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि है। एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत सरकार का प्रमुख झोला है। ये भारत सरकार का सबसे मेन क्या है, कोष है, सबसे प्रमुख फंड है। संचित निधि से कोई भी फंड अगर विड्रॉ करना है, कोई भी फंड अगर बाहर करना है, तो विदाउट एप्रोप्रिएशन बिल, बिना संसद की अप्रूवल के, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकते। चाहे कूद जाओ, कुछ भी कर लो, बिना संसद के अप्रूवल के ऐसा नहीं किया जा सकता, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा आपका कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड जिसे आप लोग कहते हैं क्या, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि यानी कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड मेरे भाई ऐसा फंड होता है, ये एक तरीके से आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, सडन सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया। जैसे मम्मी वाला पैसा, मम्मी देखो कुछ पैसा अलग से रख देती है ना, और फिर बाद में जब मौका वारदात पे बहुत तेज ज़रूरत पड़ती है तो निकाल के देती हैं, फिर पापा से लेकर रख लेती हैं। तो वैसे ही आकस्मिक निधि है। आकस्मिक निधि में कुछ पैसा रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे 500 करोड़ हमने रिजर्व कर लिया। सडन सिचुएशन आई, बाढ़ आया, भूकंप आया, नेचुरल डिजास्टर आया, इतना तेज बाढ़ आ गई भैया, सारे मंत्री तैर रहे हैं बाढ़ में बचाने के लिए हम लोग को। तो ऐसे में आकस्मिक निधि से पैसा बाहर करते हैं, खर्च करते हैं और फिर बाद में यहाँ से निकाल के इसमें डाल देते हैं। तो क्या आकस्मिक निधि से डायरेक्ट निकल जाता है फंड? हाँ, यहाँ से फंड आउट करने के लिए आप एग्जीक्यूटिव के परमिशन से, यानी राष्ट्रपति के संरक्षण में ये रहता है। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति का अधिकार है, राष्ट्रपति की ये पावर है, ये राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर होती है कि उसकी सहमति से कभी भी यहाँ से फंड विड्रॉ हो सकता है। और तीसरा जो है आपका है, वो है आपका पब्लिक अकाउंट फंड। आपकी जो सेविंग्स है, पीएफ है, वो यहाँ पर रहता है। लोक लेखा निधि आपकी कहते हैं, लोक लेखा निधि। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 266 के तहत इस्टेब्लिश्ड है। ये अनुच्छेद 267 के तहत संसद को शक्ति है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश है, ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के द्वारा इस्टेब्लिश है। लेकिन इसके लिए संसद को शक्ति है कि संसद लॉ बनाकर, यानी संसद कानून बनाकर आकस्मिक निधि का गठन कर सकती है। ये भी 266। ठीक है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। यहां भी कार्यपालिका की परमिशन से फंड आउट हो सकता है, लेकिन संचित निधि से नहीं, जब तक संसद की अनुमति न हो। तो 3 प्रमुख निधियां केंद्र में भी होती हैं और 3 प्रमुख निधियां राज्य में भी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड आपका कह रहा है कि संचित निधि से कोई धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। ये भी सही है, ये भी सही है, 2 का दोनों आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अगला लिखा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धन विधेयक की प्रामाणिकता पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। द फाइनल डिसीजन ऑन द सर्टिफिकेशन ऑफ द मनी विल इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 110 में
मनी बिल को डिफाइन किया गया है, यानी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो देखिए, यदि आप मनी बिल की बात करें मेरे भाई, पहली बात तो आप ये जानते हैं कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कमजोर सदन है। कोई भी मनी बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद लोकसभा में आता है, लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा जाता है। राज्यसभा न उसे अमेंड कर सकती है, न ही राज्यसभा उसे रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है बस। ना अमेंड कर सकती है, ना रिजेक्ट कर सकती है, 14 दिन तक होल्ड कर सकती है। 14 दिन बाद स्वतः पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा शून्य सदन है मनी बिल के केस में। फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति या सिग्नेचर करेगा या रोकेगा। राष्ट्रपति मनी बिल को कभी वापस नहीं कर सकता है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इस बात का निर्धारण लोकसभा का स्पीकर करता है। मनी बिल होने के लिए ही 2 शर्त जरूरी होती है, एक 110 के मामले हों और दूसरा सर्टिफाइड बाय स्पीकर हो। और सर्टिफाइड बाय स्पीकर तो अनिवार्य है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को प्रमाणित करता है। मनी बिल की परिभाषा 110 में दी गई है और प्रक्रिया 109 में दी गई है। प्रक्रिया कहां दी गई है? 109 में दी गई है। तो यहां धन विधेयक की प्रमाणिकता पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, अंतिम निर्णय लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, जी हाँ 110 में, केंद्र में 110 में, और राज्य की यदि आप बात करेंगे तो 199 में। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन इशू फाइनेंशियल डायरेक्शन टू द स्टेट। सेकंड कह रहा है इस अवधि में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भी घटाया जा सकता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इवन सैलरीज ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कैन बी रिड्यूस्ड। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, सबसे सही आपको बताना है इसमें। तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी की यदि आप बात करें तो 3 तरह के आपातकाल भारत देश में होते हैं। एक 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी जिसे आप राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही प्रोक्लेम किया जाता है कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर। ठीक है। 356 जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी संवैधानिक आपातकाल कहते हैं। 356 जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी यानी संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, या आप इसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। इसे भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। और जिससे आपका सवाल है दैट इज योर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। ठीक है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये एक ऐसा आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये भी राष्ट्रपति के द्वारा प्रोक्लेम किया जाता है जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी यानी वित्तीय असंतुलन की स्थिति हो, भारत की शाख को, क्रेडिट को खतरा हो, तो ऐसे में राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आज तक कभी भी हमारे भारत देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। 1991 में एक बार आसार उत्पन्न हुए थे लेकिन लगी नहीं। यदि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कुछ विशेष बातें जानना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं मैं बताता हूं फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, वो सारी बातें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इसके लिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला तो फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या आज तक लगी है क्या? नहीं, आज तक नहीं, कभी भी। 1991 में आसार उत्पन्न हुए थे, लेकिन एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे भारत की स्थितियां संभली थीं। कौन प्रोक्लेम करेगा, उद्घोषणा कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। रीजन क्या होता है? रीजन होता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी यानी वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाए, देश की इकोनॉमी चरमर चरमर करने लगे, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, एक चॉकलेट खरीदने के लिए एक झोला पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो वित्तीय असंतुलन की स्थिति में जब वित्तीय आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति के साथ आदेश के साथ ही लग जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही लग जाएगा। क्या इसके लिए संसद की अनुमति की जरूरत होती है? जी हाँ, 2 महीने में संसद में पारित होना है। अगर पारित हो गया एक बार में तो बार बार अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अनिश्चित काल तक चलेगा। वित्तीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है वो निश्चित काल हो सकती है,
2 महीने के भीतर उसे सामान्य बहुमत में संसद में पारित होना होता है, यानी संसद में अप्रूवल लेना होता है। 2 महीने के भीतर सामान्य बहुमत से नहीं अगर पारित हो पाया तो समाप्त हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य को सारे वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है। इवन सैलरी राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाए तो किसी की भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। प्रेसिडेंट गवर्नर अगर आप छोड़ दें तो किसी के भी वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, यानी किसी के वेतन भत्तों में भी कटौती हो सकती है। तो लिखा हुआ वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकते हैं। क्या लिखा है? वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को वित्तीय निर्देश दे सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी वेतन घटाया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल घटाया जा सकता है। तो इसमें 2 का दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। सिर्फ 2 लोगों के वेतन भत्तों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 2 लोगों के वेतन भत्तों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आपके राष्ट्रपति हैं और दूसरे आपके राज्यपाल हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्तों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, यानी डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। पहला आपका स्टेटमेंट। दूसरा लिखा हुआ है कि विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 6 साल है। द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 6 ईयर। यानी विधानसभा का जो अधिकतम कार्यकाल है वो कितना है? वो 6 साल है। चलिए भाई, विधानसभा के बारे में बातचीत हो रही है तो देखिए, राज्य में जो कानून बनाने की संस्था है उसे हम राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। राज्य में जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी राज्य में जो कानून बनाने की संस्था है, उसे आप स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल के नाम से जानते हैं। और राज्य विधानमंडल का जो आपका निम्न सदन है, यानी राज्य विधानमंडल का जो आपका लोअर हाउस है, यानी निम्न सदन जो राज्य विधानमंडल का है, वो है राज्य विधानसभा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे आप कहते हैं राज्य विधानसभा। ठीक है, राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। यहाँ आप ये देखेंगे कि राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भारत देश में राज्यों में निम्न सदन है। इसी के चुनाव से सरकार बनती है। राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, एमएलए कहते हैं, जिनका टेन्योर 5 ईयर का होता है, 5 साल का होता है। विधानसभा भी हमारे भारत देश में विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन विधानसभा अस्थायी सदन है, सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन है। बीच में भी अगर मेजॉरिटी चली जाए तो बीच में भी भंग हो सकती है। ठीक है, बीच में भी भंग हो सकती है। विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार में 1 साल, एक करके असीमित समय तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो गई तो ये बढ़ा हुआ जो टेन्योर होगा, बढ़ा हुआ जो कार्यकाल होगा, वो 6 महीने से अधिक का नहीं होगा। विधानसभा का जो चुनाव है वो FPTP सिस्टम से होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का इस्तेमाल FPTP सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। FPTP सिस्टम यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब ये है कि पहले खंभा छूने की प्रणाली। अगर 10 लोग चुनाव मैदान में हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। मीन्स विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी प्रत्येक वयस्क को विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार, उसका लीगल राइट है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार प्राप्त है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इसका भी चुनाव डायरेक्ट होता है और चुनाव FPTP सिस्टम से होता है। जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो जीतता है, चाहे वो 10% पाए, चाहे वो 20% पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधानसभा के सदस्यों को विधायक यानी MLA कहते हैं। उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा का भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की स्ट्रेंथ की यदि आप बात करें तो राज्य विधानसभा की जो मैक्सिमम संख्या है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 से अधिक नहीं होगी, 500 से अधिक नहीं होगी अधिकतम संख्या, और न्यूनतम क्या है कि न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। 500 से अधिक नहीं होगी, न्यूनतम 60 से कम नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए किसी भी राज्य में न्यूनतम संख्या आपको 60 से कम नज़र आ रही है,
किसी भी राज्य में न्यूनतम संख्या अगर आपको मान लो 60 से कम नजर आ रही है तो उसमें मास्टर गलती नहीं है, मास्टर की खोपड़ी नहीं फोड़नी है, ठीक है। हाँ, वो एक्सेप्शन है, जनसंख्या कम होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो विधानसभा की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500, आर्टिकल 170 में ये बात लिखी हुई है, और न्यूनतम 60 निर्धारित है, लेकिन कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम वगैरह क्या है, इसके एक्सेप्शन है, यानी इसके अपवाद है, ठीक है। इसके बाद खैर इतनी बातें जो है पढ़ने के बाद आप सवाल आराम से कर ले जाएंगे। अब सवाल देखिए, लिखा हुआ राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन से होता है, प्रत्यक्ष चुनाव से होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा, विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना, 6 वर्ष का होता है, ये गलत हो जाएगा। विधानसभा का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, ठीक है, बल्कि 5 साल का कार्यकाल होता है। हाँ, नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो बढ़ सकता है, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और हमारा ये यूट्यूब परिवार 1 लाख का परिवार हो गया है, और 1 लाख का परिवार आप लोगों की वजह से हुआ है। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबके सहयोग की वजह से हुआ है। और इसी उपलक्ष्य में इस समय स्टडी IQ के सभी कोर्सेज पर आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। चाहे आप आरंभ लीजिए, आरंभ 21, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है। चाहे आप प्री का कोर्स लीजिए, चाहे आप मेंस का सेपरेट आंसर राइटिंग कोर्स लीजिए, चाहे आप टेस्ट सीरीज लीजिए, चाहे आप RO ARO का फाउंडेशन कोर्स लीजिए, चाहे आप BEO का फाउंडेशन कोर्स लीजिए, ठीक है, सब पे आपको 75% डिस्काउंट चल रहा है। आरंभ में 2 कोर्स होते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में आपको पूरा 1100 प्लस घंटे की क्लास मिलती है, और प्लेटिनम में लाइव क्लास तो पढ़ाया ही जाता है, 4 साल की वैलिडिटी दी जाती है, साथ ही साथ 5 कोर्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, फाउंडेशन, प्री, मेंस, NCERT और MCQ। ये इस समय गोल्ड आपका जो पड़ रहा है वो 8,999 रुपये का, 70% ऑफ। प्लेटिनम 13,999 रुपये का, और ये सारे के सारे आपके 3,999 रुपये के, और टेस्ट सीरीज जो है वो 9,999 रुपये की पड़ रही है, ठीक। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, 9289996923, 9289996923। इस नंबर पे कॉल करेंगे, मेरा नाम बताइएगा कि विपुल सर की क्लास से आए, वो आपको पूरी की पूरी काउंसलिंग वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट काउंसलिंग आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और यदि आप स्वयं से सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप चले जाइए studyIQ.com पर। इस तरह से आप studyIQ.com पर जाइए, आप गूगल पे लिखिए studyIQ, यहाँ पर www.studyiq.com पर आप गए, यहाँ आप क्लिक करिए स्टेट PCS पे, फिर उत्तर प्रदेश पर जाइए। उत्तर प्रदेश पर जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई आपको आरंभ 21 दिखाई पड़ रहा है, आरंभ 21 दिखाई पड़ रहा है, आलेखन दिखाई पड़ रहा है, मेंस का, प्री का, सारे बैच दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ क्लिक करिए, मोबाइल नंबर एंटर करिए, OTP डालिए। हाँ, एक कोड लगाना मत भूलिएगा, VL Live कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी ये जो 75% डिस्काउंट की बात हो रही है ये आप अचीव कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।